आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है फ्रिक्शन। इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रिक्शन होता क्या है, ये किन वजहों से एग्जिस्टेंस में आता है। हम उन फैक्टर्स को पहचानने की कोशिश करेंगे जो फ्रिक्शन को प्रभावित करते हैं। हम डिफरेंट टाइप्स के फ्रिक्शंस को रिकॉग्नाइज करेंगे। हम इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रिक्शन को हम नेसेसरी एविल क्यों कहते हैं। हम उन फैक्टर्स को पढ़ेंगे जो कि फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। इन सभी बातों को समझने के बाद हम ये अच्छे से समझ पाएंगे कि हमारी आम जीवन में फ्रिक्शन क्या रोल प्ले करता है। तो अगर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो इसमें सबसे पहली बात समझने की ये है कि जब कोई एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड करता है या रोल करने की कोशिश करता है तो दूसरा सरफेस पहले सरफेस को रोकने की कोशिश करता है और उसके लिए वो पहले सरफेस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। सो सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ कि अगर एक सपोज दैट कि एक व्हीकल रोड पे मूव करने की कोशिश कर रहा है तो रोड जो है वो ये कोशिश करेगा कि व्हीकल उसके सरफेस पर मूव ना कर सके और इसके लिए वो व्हीकल के ऊपर उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा। इस फोर्स को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये हमेशा ही बॉडी के डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होता है। जैसे हमने अपने आम जीवन में देखा ही होगा कि एक बॉल ग्राउंड पर रोल करते करते इवेंचुअली स्टॉप कर जाती है। तो इसका रीज़न ये होता है कि ग्राउंड जो है वो बॉल के ऊपर बॉल जिस डायरेक्शन में रोल कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है, जिस फोर्स की बदौलत वो बॉल ग्रेजुअली अपनी स्पीड लूज करते करते इवेंचुअली रुक जाती है। अगर हम बात करें कि फ्रिक्शन किन किन वजहों से फ्रिक्शन की वैल्यू दो सरफेसेस के बीच में किस किस फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करती है, तो उसमें सबसे पहली बात आएगी कि नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक सपोज दैट कि हम एक पेंसिल लेते हैं और उसको मार्बल के फ्लोर पर रोल करने की कोशिश करते हैं और दूसरी एक और सिचुएशन है जिसमें हम सेम पेंसिल को मार्बल फ्लोर के ऊपर हमने एक क्लॉथ स्प्रेड कर दिया है और उस क्लॉथ के ऊपर रोल करने की कोशिश करते हैं, तो हम ये देखेंगे कि सेम फोर्स अप्लाई करने के बाद भी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है पेंसिल के द्वारा वो दोनों सिचुएशंस में अलग अलग होगा। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे जो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं उनका अपना जो नेचर है वो भी इस बात को निर्धारित करता है कि उनके बीच में कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप होगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि नेचर ऑफ सरफेसेस जो हैं जो आपस में कांटेक्ट में है वो निर्धारित करता है फ्रिक्शन की वैल्यू को जो उनके बीच में अराइज होगी। इसके अलावा स्मूथनेस और रफनेस ऑफ द सरफेसेस भी जो है डिटरमिन करेंगे कि इन दोनों सरफेसेस के बीच में कितनी फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी फ्रिक्शन अराइज होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक रफ मार्बल फ्लोर है और एक स्मूथ मार्बल फ्लोर है और हम उसी पर हम सेम पेंसिल को रोल करने की कोशिश करते हैं तो हम ये पाएंगे कि जो स्मूथ मार्बल फ्लोर है उसके ऊपर जो है पेंसिल जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाती है और रफ मार्बल फ्लोर के ऊपर कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो रफ सरफेस है वो एक तरीके से ज़्यादा मटेरियल तो सेम है लेकिन वो ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो हमने इस केस में पेंसिल को रोल करके देखा तो उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कम है। इसी तरीके से अगर हम दो सरफेसेस हैं वो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और अगर हम उसके ऊपर से कोई और फोर्स लगा दें जो कि उन दोनों सरफेसेस को और क्लोज लेकर आ जाए और एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस करे तो इससे भी फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है। हम अपने आम जीवन में इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई चटाई है और हम उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं और उसके ऊपर कोई भी न बैठा है न खड़ा है न लेटा है तो हम पाएंगे कि उस फ्लोर को उस चटाई को उस फ्लोर पर खींचना आसान है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उस पर बैठ जाए तो हम ये देखेंगे कि सेम चटाई को अब खींचना मुश्किल हो गया। उसका रीज़न ये है कि जब कोई पर्सन उस पर बैठ जाता है तो उससे फ्लोर
और चटाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो और भी कम हो गया, क्योंकि चटाई और भी पर्सन ने बैठ करके चटाई को और प्रेस कर दिया, जिसकी वजह से उन दोनों सरफेसेस की क्लोजनेस बढ़ गई और जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया। इसके अलावा जो सबसे एविडेंट बात है वो हमें ये समझना चाहिए कि जो दो सरफेसेस हैं जिसके बीच में हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, उसमें जितनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होगी उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगा उन दोनों सरफेसेस के बीच में। उसका रीज़न ये है कि जब कोई भी सरफेस एक्चुअली में 100% स्मूथ तो होता नहीं है, तो जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर रोल करता है तो क्योंकि दोनों ही सरफेसेस के अंदर इरेगुलरिटीज़ हैं, तो ये इरेगुलरिटीज़ आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं, आपस में फंस जाती हैं, अटक जाती हैं, और जिसको ब्रेक करने के लिए हमें उसको एडिशनल फोर्स एक्सर्ट करना पड़ता है ताकि वो इन इरेगुलरिटीज़ को, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो दूसरे सरफेस पर उसको रेजिस्ट करके आगे बढ़ सके। तो ये इन इरेगुलरिटीज़ की वजह से, जो कि अल्टीमेटली इंटरलॉकिंग ऑफ द सरफेसेस क्रिएट करती है, मतलब ये आपस में जो सरफेस के ऊपर इरेगुलरिटीज़ हैं वो एक दूसरे में फंस जाती हैं, जिसकी वजह से जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड स्लो करती है। तो ये बेसिकली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। ये इरेगुलरिटीज जितनी ही ज़्यादा होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों सरफेसेस के बीच में उतना ही ज़्यादा होगा। अब हम अगर बात करें कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की, तो इसमें सबसे पहला जो है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन को कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं कि जब सपोज दैट कि कोई एक हैवी ऑब्जेक्ट, लेटर से कि कोई टेबल है, वो फ्लोर पे रखा हुआ है और हम उसे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमने बहुत थोड़ा फोर्स लगाया, तो उस थोड़े फोर्स लगाने के इफ़ेक्ट में ऑब्जेक्ट हमारा मूव नहीं हुआ। फिर हमने थोड़ा फोर्स को और बढ़ाया पर ऑब्जेक्ट अभी भी मूव नहीं हुआ। तो इस दौरान हो क्या रहा है कि हम जैसे जैसे अपना फोर्स बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे जो ग्राउंड है वो अपना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहा है, वो मतलब जिस डायरेक्शन में हम उस टेबल के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ग्राउंड उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि ये टेबल मूव ना कर सके। तो होता क्या है कि जैसे जैसे हम अपना अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे ग्राउंड भी अपना जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको बढ़ाता जाता है। लेकिन इस फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाने की एक लिमिट होती है और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब हम फोर्स को बढ़ाते चले जाते हैं, अपने द्वारा अप्लाइड किए गए फोर्स को बढ़ाते चले जाते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि अब जो है ऑब्जेक्ट मोशन में आना स्टार्ट कर देता है। तो उस समय पर जो फ्रिक्शन की हाईएस्ट वैल्यू होती है, लिमिटिंग वैल्यू होती है, उसको हम बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन तो वो फ्रिक्शन है जब कि कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक है, रुका हुआ है, रेस्ट की स्टेट में है, और ग्राउंड पे, अगर वो ग्राउंड पे रखा है तो ग्राउंड उस पर जो भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को तोड़ नहीं पा रहा है, तो उस फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। लेकिन इस स्टैटिक फ्रिक्शन की भी एक लिमिट होती है। जब हम जैसे हम अपने एग्जाम्पल की बात करें, तो जब हम टेबल के ऊपर अपने द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स को बढ़ाते चले जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब ये स्टैटिक फ्रिक्शन अब बढ़ नहीं पाएगी और अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगी। इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आ जाता है। अब होता क्या है कि जब वो मोशन में आ जाता है तो फ्रिक्शन फोर्स तो अभी भी ख़त्म नहीं होती, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन के टाइम पर हमने हाईएस्ट वैल्यू अचीव करी थी, वहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी रिड्यूस हो जाती है और इस वाले फ्रिक्शन को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या करता है कि अब हम ये चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में तो आ गया, और हम ये नोटिस भी करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तो अब हमें उसको मोशन में रखने के लिए कंपैरेटिवली कम फोर्स लगाना पड़ता है, जबकि हम उसे स्टैटिक से मोशन में ला रहे थे तो हमने उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करा था। तो इसीलिए हम ये इस एग्जाम्पल से ये समझ सकते हैं कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से थोड़ा कम होता है। और होता क्या है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कि उतना अमाउंट में फोर्स जो कि एक ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म स्पीड में रख सके, मतलब ना तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो ना उसकी स्पीड इंक्रीज हो, वो अपनी एक यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर सके, उस फ्रिक्शन को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे।
इसके बाद आता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। तो हमने देखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन से जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो कम होती है, कम होती है और हम आसानी से किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड कर सकते हैं। जब एक बार वो मोशन में आ गया तो उसे कंपैरेटिवली कम फोर्स लगा करके, जो जबकि वो स्टैटिक से स्लाइडिंग में लाना था, उससे कंपैरेटिवली कम फोर्स लगा करके हम उसको आराम से स्लाइड कर सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा आसान हो जाता है किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना तब जब हम उसको रोल करना शुरू कर देते हैं। जैसे एक पहिया है, एक व्हील होता है, तो जब व्हील एक किसी भी रोड पर या किसी भी सरफेस पर जब वो रोल करता है तो हम ये देखते हैं कि वो बहुत ही कम फोर्स में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है। जैसे इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि लेटर से कि अगर हमें कोई बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट है, लेटर से कि कोई अलमीरा है और उस अलमीरा को हमें स्लाइड करके एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है, और दूसरा एक सिचुएशन ऐसा आता है कि जिसमें एक अलमारी है, उसके नीचे व्हील लगा हुआ है और हम उसको रोल करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो हम ये पाते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रोल करना आसान होता है इन कंपैरिजन टू स्लाइड करना। तो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो बेसिकली स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होती है, और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो व्हील है वो ह्यूमन बींग्स की सबसे बड़ी इन्वेंशन है, बिकॉज उससे काम करना बहुत आसान हो गया, किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत आसान हो गया। इसका रोलिंग फ्रिक्शन के कम होने का रीज़न ये है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल करता है तो उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो कम जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सरफेस ए का सरफेस बी के साथ, वो काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से ये इंटरलॉकिंग फोर्सेस जो हैं वो बहुत कम होती हैं, और इसी वजह से रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होता है। सो ये तो मेन 3 टाइप की फ्रिक्शन हो गई, जबकि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट दूसरे सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा हमारे जो फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स का मतलब लिक्विड्स और गैसेस, इनको हम साइंस की लैंग्वेज में कलेक्टिवली जब हम बोलते हैं तो फ्लूइड बोलते हैं, और अदरवाइज हम इसे लिक्विड्स और गैसेस भी बोल सकते हैं। तो फ्लूइड्स भी जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, या फिर कोई और लिक्विड हो गया, ये भी फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करते हैं। जब कोई एरोप्लेन मूव करता है या फ्लाई करता है तो उसके ऊपर हमारा एयर भी जो है वो फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करता है। इसी तरीके से जब कोई स्विमर वाटर में स्विम करता है तो वाटर भी स्विमर के ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करता है। अच्छा, ये जो फ्रिक्शन फोर्स जो कि हमारे लिक्विड्स और गैसेस एक्सर्ट करती हैं किसी ऑब्जेक्ट पर जो कि उस लिक्विड या गैस के अंदर मूव कर रहा है, उस फ्रिक्शन फोर्स को हम ड्रैग बोलते हैं। एक इनका अलग से नाम दिया गया है ड्रैग, अदरवाइज वो होता फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि हम फ्रिक्शन को एक नेसेसरी एविल क्यों कहते हैं। तो इस बात को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं। मतलब फ्रिक्शन नेसेसरी, जब हम उसके एडवांटेजेस को समझेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि ये नेसेसरी क्यों होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें चलने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पे फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। अगर हमारे शूज़ के बीच में और फ्लोर के बीच में ग्रिप ना हो या यूं कहें कि फ्रिक्शन फोर्स ना हो, तो हम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएंगे, रादर हम फॉल कर जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम जब लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टीचर ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिख रहे हैं या फिर हम पेन से पेपर पे लिख रहे हैं, तो उस दौरान भी हमें फ्रिक्शन फोर्स ही है जो कि उस राइटिंग को सक्सेसफुली कर पाने में हेल्प करता है। अदरवाइज हम राइट ही नहीं कर पाएंगे किसी भी वर्ड को। इसी तरीके से जब हम किसी नेल को इंसर्ट करते हैं वॉल के अंदर, तो वहाँ पर भी फ्रिक्शन फोर्स ही है जिसकी वजह से वो नेल जो है वॉल के अंदर स्टे करता है, अदरवाइज वो वहाँ पे स्टे ही नहीं करेगा। या हम इवन जो अपनी गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, या कोई भी और व्हीकल साइकिल चलाते हैं, तो उसमें भी हमारा फ्रिक्शन का रोल है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम हम इनको अपनी गाड़ियों को भी ना चला पाएंगे। इसी तरीके अब हम ये तो थे एडवांटेजेस जिसकी वजह से हम फ्रिक्शन को नेसेसरी बोलते हैं, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम ना वॉक कर पाते, ना राइट, ना कुछ लिख पाते, ना हम व्हीकल्स को ड्राइव कर पाते। परंतु
इस फ्रिक्शन के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं और इसी डिसएडवांटेज की वजह से हम इसको एविल बोलते हैं। तो वो उसमें डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये वियर एंड टीयर कॉज करता है। जैसे कि जब कोई भी व्हीकल, लेटर से कि कोई कार जब रोड पे चलती है तो उसके टायर घिसते हैं, तो ये घिसते हैं। इसी तरीके से जब हम चलते हैं ग्राउंड पर तो हमारा जो शूज़ है वो भी घिसते हैं। तो ये जो वियर एंड टीयर हो रहा है ये फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। इसके अलावा फ्रिक्शन क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपने हैंड्स को रब करें एक दूसरे के अगेंस्ट में, तो हम फील करेंगे कि हमारे हमारे हैंड्स जो है वो वार्म हो गए, गर्म हो गए। तो ये फ्रिक्शन की वजह से ही हुआ। तो फ्रिक्शन जो है हमारी कुछ एनर्जी को वेस्ट कर देता है बिकॉज ये हीट फॉर्म करता है। तो कुछ हमारी एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है, जिससे कि हम एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाते। इसीलिए फ्रिक्शन जो है वो यूज़फुल भी है और हार्मफुल भी है, और इसी रीज़न की वजह से हम इसको एक नेसेसरी एविल बोलते हैं। अच्छा, हमने देखा कि फ्रिक्शन कुछ परिस्थितियों में तो बहुत हेल्पफुल होता है और कुछ परिस्थितियों में हेल्पफुल नहीं होता, बल्कि एक तरीके से हम हमारे दुश्मन की तरह साबित होता है। तो हमारी चेष्टा होती है कि कुछ परिस्थितियों में हम फ्रिक्शन की वैल्यू को बढ़ाएं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम चाहते हैं कि हमारा व्हीकल जो है रोड पर स्मूथली अच्छे से मूव कर सके, तो हम उसके टायर्स को ट्रेडेड कर देते हैं, और ये ट्रेडेड करने की वजह से ही एक बेटर ग्रिप अचीव होती है और टायर जो है स्किड नहीं करता, स्लिप नहीं करता रोड पर, और आसानी से चल पाता है। इसी तरीके से जो हमारे शू, अगर हम अपने शूज़ के सोल्स को देखें तो वो ग्रूव्ड होते हैं, वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होता, ताकि हमारा फ्लोर के साथ एक अच्छा ग्रिप बन सके और हमें वॉक करने में हेल्प हो सके। अगर ये ग्रिप नहीं बनेगा तो हम स्लिप कर जाएंगे। इसी तरीके से हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो हम ब्रेक सप्लाई करते हैं, या इवन मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हम ब्रेक सप्लाई करते हैं। तो इससे भी जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ती है, और यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बढ़ाना इसलिए ज़रूरी था ताकि हम अपने व्हीकल को कन्वीनियंटली आसानी से अपने डिज़ायर्ड पॉइंट पर रोक सकें। अदरवाइज़ अगर हम ये ब्रेक सप्लाई नहीं करते तो फ्रिक्शन बढ़ता नहीं, और फ्रिक्शन बढ़ता नहीं तो हमारा व्हीकल रुकता नहीं, और जो कि अल्टीमेटली जिसकी वजह से कुछ भी एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती थी। इसके अलावा जैसे हमने देखा होगा कि कबड्डी के खेल में जो प्लेयर्स होते हैं वो अपने हाथों पर मिट्टी रब करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ग्रिप अच्छी हो सके। अदरवाइज़ बिकॉज ऑफ परस्पिरेशन, पसीने की वजह से उनके हाथ जो है वो मॉइस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो दूसरे प्लेयर को पकड़ नहीं पाते, वो फिसलता है। तो जब हम कुछ रफ सब्सटेंसेस अपने हाथ में, जैसे मिट्टी हाथ में, जो कबड्डी का खिलाड़ी है जब वो अपने हाथ में मिट्टी लगा लेता है तो उसकी ग्रिप बेटर हो जाती है। तो कुछ सिचुएशंस में हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करना पड़ता है, इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे हमें उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर कि हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लुब्रिकेंट सप्लाई करते हैं, जैसे ऑयल और ग्रीस। हमने देखा होगा कि हम अपनी साइकिल की चेन्स में ऑयलिंग करते हैं, या फिर ग्रीस सप्लाई करते हैं, या फिर हम डोर के जो कब्जे हैं उसके अंदर हम ऑयल या ग्रीस सप्लाई करते हैं, ताकि जो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं वो इंटरलॉक कम से कम हो पाए, जिसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो पाए, और लेटर से कि हमारा साइकिल स्मूथली मूव कर सके, या हमारा जो डोर है वो स्मूथली ओपन हो सके। तो इसको हम लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। मतलब लुब्रिकेंट्स जो है क्या करते हैं कि दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू को घटा देते हैं, बिकॉज वो उनके बीच में जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं उसको इंटरलॉक नहीं होने देते, और इसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। हमने बचपन में जब हम कैरम बोर्ड खेलते थे तो उसके ऊपर पाउडर अप्लाई करते थे, तो वो पाउडर अप्लाई करने की वजह से क्या होता है कि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है, और हम बहुत ईजिली खेल पाते हैं कैरम बोर्ड। सो ये भी एक एग्जांपल है कि हम फ्रिक्शन को किस तरीके से रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा हम मशीन में बॉल बियरिंग्स यूज़ करते हैं, ताकि मशीन के जो मूविंग पार्ट्स हैं उनका आपस में
फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके, क्योंकि यहाँ पे हम रादर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन हम बॉल बियरिंग्स यूज़ करके हम रोलिंग फ्रिक्शन को एग्जिस्टेंस में लेकर आते हैं, और हम जानते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। इसीलिए बॉल बियरिंग्स को यूज़ करके, मशीन्स में बॉल बियरिंग्स को यूज़ करके हम फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा हम अगर सरफेसेस को पॉलिश कर दें तो उससे भी क्या होता है कि उनकी जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं और फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो ये वो मेथड्स थे जिनके द्वारा हम फ्रिक्शन को हमने पहले पढ़ा कि इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, अब हमने पढ़ा कि डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पहले भी बात करी थी कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होता है। तो अगर हम जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था कि व्हील्स जो हैं वो एक कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स का एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो गया। और इसी वजह से हम क्या करते हैं, मशीन के मूविंग पार्ट्स के बीच में बॉल बियरिंग्स यूज़ करते हैं ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके। व्हील्स का यूज़ करते हैं ताकि एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो आसानी से ले जाया जा सके। हमने फ्लूइड फ्रिक्शन की पहले भी बात की थी कि फ्लूइड हम बोलते हैं, साइंस की लैंग्वेज में हम गैसेस और लिक्विड्स दोनों को जब कलेक्टिवली एक ग्रुप में क्लासिफाई करके बोलते हैं तो हम उसको फ्लूइड बोलते हैं। तो हमने ये पहले भी पढ़ा था कि एयर हो गया, वाटर हो गया या ऑयल हो गया, ये भी ये लिक्विड्स और गैसेस भी जो हैं, अगर इनके अंदर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस फोर्स एक्सर्ट करती हैं जिसको ड्रैग बोलते हैं, जो कि एक्चुअली में फ्रिक्शन फोर्स ही होता है। अब ये जो ड्रैग है वो मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड करता है, उसके शेप पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ द फ्लूइड पे डिपेंड करता है। मतलब सिंपल भाषा में अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर तेज, लेट अस से कि पानी के अंदर अगर लेट अस से कि एक फिश है, पानी के अंदर एक फ़िश जो है वो स्लो स्पीड में ट्रैवल कर रही है और एक फ़िश जो है वो फास्ट स्पीड में ट्रैवल कर रही है, तो ये देखा गया है कि जो फास्ट स्पीड, जब स्पीड इंक्रीज होती है तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ जाता है। इसके अलावा शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट भी डिसाइड करता है कि इन दोनों की ड्रैग फोर्स उसके ऊपर कितना एग्जर्ट होगा। तो शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट भी डिटरमिन करता है। इसके अलावा नेचर ऑफ द फ्लूइड, जैसे कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर स्पीड से वाटर में मूव करें और अगर हम उसी सेम ऑब्जेक्ट को ऑयल में मूव करें सेम स्पीड से, तो हम ये देखेंगे कि जब वो ऑयल में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर ड्रैग फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ज़्यादा लग रही है। इन चीज़ों के अलावा हमने ये देखा है कि जो स्ट्रीमलाइंड शेप्स होती हैं, स्ट्रीमलाइंड शेप्स जो होती हैं उनके ऊपर जो है फ्रिक्शन उनके ऊपर कंपैरेटिवली कम फ्रिक्शन लगता है, फ्लूइड फ्रिक्शन कम लगता है। जैसे कि वेल मछली हो गई या कोई दूसरी फिश हो गई। सो बाय नेचर ने इनको या एवोल्यूशन प्रोसेस ने इनको स्ट्रीमलाइन शेप में डिज़ाइन कर दिया, जिसमें कि ये आगे से टेपर्ड होती हैं, पीछे से भी टेपर्ड होती हैं और बीच में ब्रॉड होती हैं। तो इस वजह से इनके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स जो है कम एग्जर्ट होता है। ड्रैग फोर्स जो है चाहे वो एयर से एग्जर्ट, कोई बर्ड अगर उड़ रहा है तो उसके ऊपर हवा के द्वारा एग्जर्ट किया जाने वाला फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रीमलाइन शेप। इसी तरीके से अगर एक फिश है तो वाटर, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रीमलाइन शेप, वाटर के द्वारा एग्जर्ट किया जाने वाला ड्रैग फोर्स जो है वो फिश के ऊपर कम हो जाता है। तो ह्यूमन बींग्स ने इसी चीज़ को स्टडी करके और जो भी अपने व्हीकल्स बनाए हैं या एरोप्लेन्स बनाए हैं उनको स्ट्रीमलाइन शेप दिया है, ताकि जब ये मूव करें, जैसे एरोप्लेन एयर के अंदर मूव करे, व्हीकल्स रोड पे मूव करें, तो इनके ऊपर जो है एयर के द्वारा लगाए जाने वाला ड्रैग फोर्स कम से कम लगे। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि फ्रिक्शन बेसिकली दो सरफेसेस के बीच में मोशन को अपोज करता है। हमने ये देखा कि ये सरफेस की फ्रिक्शन की वैल्यू जो है इस बात पे डिपेंड करती है कि किस तरह के नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट, मतलब जो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, उसका अपना नेचर ये डिटरमिन करता है कि उनके बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट होगा।
उसके जो सरफेसेस की स्मूथनेस है वो डिटरमिन करेगी कि इनके बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स अराइज होगा और हम कितना फोर्स लगा रहे हैं। जैसा हमने देखा कि जैसे जैसे फॉर एग्जांपल स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में हमने देखा कि हम इनिशियली हम जितना फोर्स लगाते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो उतनी ही बढ़ती चली जाती है, लेकिन एक इसकी लिमिट होती है जो कि लिमिट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, और वहाँ पर उसके बाद फिर ये वैल्यू बढ़ नहीं पाती और हम ऑब्जेक्ट को अगर हम उससे ज़्यादा फोर्स लगाएं तो हम ऑब्जेक्ट को मूव कर पाते हैं। तो हम मतलब इन सारी बातों के द्वारा मैंने ये बताने की कोशिश करी कि फ्रिक्शन जो है दो सरफेसेस के बीच में उसके नेचर पे डिपेंड करता है, उसकी स्मूथनेस पे डिपेंड करता है और अप्लाइड फोर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। हमने ये भी पढ़ा कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है। हमने ये भी पढ़ा कि फ्रिक्शन जो है वो नेसेसरी है हमारे डेली लाइफ के लिए, लेकिन ये वियर एंड टीयर भी कॉज करता है। हमने ये भी समझा कि फ्रिक्शन जो है उसकी वैल्यू को हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड। और हमने ये भी समझा कि स्ट्रीमलाइन शेप्स जो होती हैं उसकी वजह से फ्लूइड फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच।